आपका अनफिल्टर्ड पाठशाला बाई एजाज सिंह में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, हम इस वीडियो सीरीज में समसामयिक घटना चक्र जो कि केंद्रीय एवं राज्य सिविल सेवाओं हेतु अति महत्वपूर्ण है, उससे पूरे विस्तार के साथ चर्चा और रिवीजन करेंगे। कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, आप धैर्य बनाए रखें। इस श्रृंखला में हम सामान्य अध्ययन, भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन को कवर करेंगे। अब हम समय जाया न करते हुए इस घटना चक्र पूर्वावलोकन के भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन के सभी प्रश्न पत्र जो कि पूर्व में पूछे जा चुके हैं, उनका विश्लेषण सहित उनको रिपीट रिवीजन करेंगे। कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। आप धैर्यपूर्वक इसे पूरे सीरीज को देखें, मुझे विश्वास है कि आपको लाभ होगा। ये मेरे पास जो बुक है वो 2022 की है, लेकिन 2023 के अभी नए एडिशन आया नहीं है, लेकिन 2022 में ही सारे प्रश्न पत्र कवर कर ली गई। एक दो प्रश्न पत्र जो छूटेंगे वो कोई विशेष नहीं, वो प्रश्न पत्र बाद में एनालिसिस वगैरह हम देख लेंगे। अब हम आगे समय न जाए करते हुए विषय पर ही जाते हैं। हम इसके अंतर्गत कुल 42 पाठों को पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य अगर देखा जाए मोटी मोटा तो भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, ब्रिटिश राज के शासनाधीन पारित अधिनियम, संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण कैसे हुआ, उसकी प्रक्रिया क्या रही, संविधान सभा के मुख्य समितियां क्या थी, संविधान का स्रोत क्या है, भारतीय संविधान के मुख्य पहलू क्या क्या हैं, संविधान में प्रमुख अनुच्छेद क्या हैं, अनुसूचियाँ उसके प्रमुख क्या हैं, उनसे कौन से सवाल बन सकते हैं, उद्देश्य का में कौन कौन से सवाल बन सकते हैं, क्या उद्देश्य का संविधान का भाग है कि नहीं है, इसे परिवर्तित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, और भारत की शासन प्रणाली कैसी है, अध्यक्षीय है कि संसदीय प्रणाली है, और हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, इन्हें कब अपनाया गया, इनका क्या महत्व है। इसी तरह राज्य और संघ का क्या संबंध है, और नागरिकता क्या है, मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकारों के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के क्या जजमेंट हैं, मूल अधिकार क्या प्रवर्तनीय हैं क्या नहीं है, क्या ये मूल हैं या इन्हें अनिवार्य रूप से या तो इन पर कोई हस्तक्षेप हो रहा है कि या इन पर कोई बाउंडेड है कि ये विस्तारित है, मतलब अनंत हैं। ये सब चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे भी, और इनसे क्या संभावित सवाल विगत वर्षों में पूछे गए हैं इस बुक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या क्या हैं, मूल कर्तव्य क्या हैं, और मूल कर्तव्य यदि नागरिकों के कर्तव्य हैं तो उसी तरह राज्य के नीति निर्देशक जो है राज्य के कर्तव्य हैं, इनको हम समझेंगे कि इसके आलोक में किस प्रकार के प्रश्न विगत वर्षों में बनते रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और महान परीक्षक के अंतर्गत वरीयता पाठ्यक्रम, इस तरह करके हम पूरे लोकसभा, राज्यसभा उनका कार्य संचालन कैसे है एवं उनकी विधायी प्रक्रिया कैसे है, सांसदीय समितियों का क्या कार्य है, उनका संगठन कैसे होता है, उनमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, कितने सदस्य होते हैं, और किस समिति में कौन अध्यक्ष बन सकता है, उनकी क्या योग्यताएं होती हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। साथ में इस बुक में कवर किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों की कैसे एक रूपता है, और सर्वोच्च न्यायालय संविधान की कैसे, मूल अधिकारों की कैसे रक्षा करती है, ये सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। राज्यपाल संबंधित जो भी प्रावधान है या विगत वर्षों में जो राज्यपाल से संबंधित प्रश्न बने हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद, क्या ये सभी राज्यों में है, अगर नहीं है तो क्यों, इसके लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं बनने के लिए, राज्य विधानमंडल बनने के लिए कौन अनुशंसा कर सकता है, राज्य कर सकता है कि केंद्र कर सकता है कि राज्य सभा कर सकती है, सब चीज़ों को हम, और उसके आलोक में क्या क्या प्रश्न बने हैं विगत वर्षों में, हम इनको देखने का प्रयास करेंगे। केंद्र राज्य का संबंध क्या है,
जैसे केंद्र राज्य में समवर्ती सूची और राज्य सूची और केंद्र सूची, ये सब विषयों पर जो विवाद होते रहते हैं, इनके अंतर्गत जो सूचियां हैं उनमें कितने विषय हैं और उन पर कौन किस पर अधिशायी है, कौन समवर्ती सूची में और राज्य यदि नियम बनाता है, कोई कानून बनाता है और केंद्र भी बनाता है, तो किन कानूनों को हम बता देंगे या किन को मान्य ठहराया जाएगा, ये सब चीज़ें और इनसे संबंधित क्या विगत वर्षों में सवाल बने हैं, इसको हम घटना चक्र के पूर्वावलोकन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। आपातकाल, आपात उपबंध, इसमें जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं उनकी क्या शक्तियां रहती हैं, अध्यादेश का समय सीमा क्या है, अध्यादेश किन परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जा सकता है, क्या अध्यादेश बाद में कानून बन जाते हैं या तो स्वतः समाप्त हो जाते हैं, ये सब चीज़ों और इनसे संबंधित क्या विगत वर्ष में पूछे जा चुके हैं, ये सब चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वित्त आयोग और इसी तरह जो और तमाम आयोग है, नीति आयोग है, योजना आयोग है या तो निर्वाचन आयोग है, इस तरह की चीज़ें से संबंधित जो भी सवाल विगत वर्षों में बने हम इनको इसमें जो भी कवर किया गया है कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसी तरह करते हुए कुल 42 चैप्टरों में ये घटना चक्र पूरे राज्य व्यवस्था को मथने का प्रयास करती है। आप धैर्यपूर्वक इसे सुनने का प्रयास करिए और कोशिश करिए कि नोटबुक बनाते जाइए, इससे आपका क्या है एक रिवीजन भी होता जाएगा। मैं बहुत ही सिलो इसको पढ़ाने का प्रयास करूँगा, मतलब बहुत ही धैर्यपूर्वक आप पढ़िए, हलबुली में हम लोग कुछ भी न छोड़ेंगे। अब हम लोग सीधा चैप्टर पर आते हैं। पहला चैप्टर शुरुआत होता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। अब इसको थोड़ा हम बुक में जाने से पहले समझने का प्रयास करते हैं कि भारत की जो वर्तमान शासन प्रणाली है या शासन व्यवस्था है उसका बीज कहाँ पे है, मतलब वो शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पहले राजतंत्र रहता था। हमारे यहाँ क्या लगभग विश्व के अधिकांश देशों में राज व्यवस्था हुआ करती थी, जहाँ पर राज व्यवस्था क्या होती कि राजा का बेटा ही राजा बनता था और वही जो कानून बनाता था उसी को सबको मान्य होता था। तो इसमें जनता के प्रति उत्तरदायित्व की वो भावना नहीं रहती थी जो अब हम शासन प्रणालियों में देखते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि औपनिवेशिक शासन की जब शुरुआत हुई, ब्रिटिश ने बहुत सारे देशों को अपना उपनिवेश बनाया, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने अब धीरे धीरे कंपनियों ने वहाँ पर शासन प्रणाली में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे राज व्यवस्था कमज़ोर होने शुरू हुई। पूंजीवादी व्यवस्था और औद्योगिकरण का जब विकास हुआ, राज्यों का पुनः सीमांकन हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ और एक ही अर्थ में पुनर्जागरण हुआ, नागरीकरण हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो इसके प्रभाव में विश्व एक नए परिदृश्य में बदल गया। तो जो मोनार्की थी, जो राज व्यवस्था थी, वो धीरे धीरे वो टूटने लगी। सामंतवादी व्यवस्था धीरे धीरे टूटने लगी। आम आदमी मुख्य धारा में आने लगा। आम आदमी और पूंजीवादी मुख्य धारा में आने लगा। तो धीरे धीरे फिर मोनार्की जैसे कमज़ोर होने लगी, तो लोकतंत्र जैसी भावनाएं, लोकतंत्र जैसा विचार समाज में आने लगा। फिर फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति, इस तरह से तमाम ऐसी क्रांतियां हुई जिसे हम विश्व इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो उसमें यही मूल समझना है कि उसके आलोक में लोकतंत्र का प्रादुर्भाव होता है। लोकतंत्र का पहला डेमोक्रेटिक स्टेट हम अमेरिका को देखते हैं। तो उसमें हुआ कि जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और वही प्रतिनिधि जनता के मनोभावों के अनुरूप
ही शासन करते हैं और नियम कानून बनाते हैं। तो हम भारत की जो वर्तमान शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ये हमारी शासन प्रणाली कहाँ से आई? क्योंकि हमारे यहाँ पहले तो शासन प्रणाली थी नहीं, हमारे यहाँ पहले राजतंत्र था। तो धीरे धीरे राजतंत्र से ये शासन प्रणाली कैसे आई, इसके आलोक में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं कि शासन प्रणाली की शुरुआत जब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आई, तो वो धीरे धीरे क्या हुई कि मुग़ल काल जब धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा था, तो यहाँ पर विदेशी ताकतें धीरे धीरे व्यापार के लिए आईं। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे राजतंत्रों पर अपना प्रभाव जमाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि उनके सैनिक और तमाम राजस्व व्यवस्था पर हस्तक्षेप किया। राजाओं ने भी व्यवस्थावश और अपने अब सुविधावश उनको प्रश्रय दिया, और अंत में धीरे धीरे वो ईस्ट इंडिया कंपनी से फिर ब्रिटिश ताज से फिर धीरे धीरे पूरा भारत पे एक पराधीन शासन की शुरुआत हुई। तो हम संवैधानिक व्यवस्था के आलोक में दो बिंदुओं पर विस्तार से देखेंगे, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के रूप में और एक ब्रिटिश ताज के शासन रूप में। तो 1773 से 1853 का जो समय है, यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी, जो सैनिक विद्रोह हुआ था, उस सैनिक विद्रोह से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अस्तित्व था, उसने भारत पे किस प्रकार रेगुलेट करना शुरू किया, उसी के आलोक में हम देखते हैं कि धीरे धीरे हमारी छोटी छोटी विधानसभा जैसे बनना शुरू हो गई। धीरे धीरे विकेंद्रीकरण की जो है मनोभाव भारत के संविधान में देखने को मिले। तो इस तरह करके आगे विकसित हुआ। फिर 1857 की क्रांति के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर भी ब्रिटिश ताज यानी इंग्लैंड के सांसद का ही अधिकार हो गया, तो वहाँ पर जो ताज का शासन था, वहाँ भारत सचिव के माध्यम से भारत पर अपना शासन करना शुरू किए। तो हम लोग इसको दो भागों में देखेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के आलोक में किस प्रकार हुआ, फिर ब्रिटिश ताज के माध्यम से कैसे हुआ। तो हम लोग थोड़ा ये समझ ले इसका बैकग्राउंड कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर भारत में व्यापार करने आई, तो उसका पहले शुरू में स्पष्ट उद्देश्य था कि यहाँ से व्यापार किया जाए, व्यापार में अधिक से अधिक लाभ कमाया जाए, बस यही तो उद्देश्य था। इसके लिए भारतीय जो देसी राजा थे, उनसे अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करना था, ताकि उनका रोजगार, उनका व्यापार आसानी पूर्वक हो सके और उनके व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि यहाँ के राजतंत्र बड़े कमज़ोर हैं, तो उन्होंने धीरे धीरे एक टेंडर की तरह टेंडर लेना शुरू कर दिया। उन्होंने राजस्व को भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। राजा को बोले कि हम इतना राजस्व दे देंगे और हम जो है आप इस एरिया का राजस्व हमको वसूलने के लिए दे दीजिए। तो धीरे धीरे राजाओं को यह सुविधाजनक लगा। उनके पास इतनी मशीनरी भी नहीं थी और ना ही अब उनके पास इतना सैनिक बल था कि वो राजस्व इकट्ठा कर सकते। तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इनको सौंप दिया। फिर इन्होंने दुरुपयोग इसका करना शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी की ताकतें जब बढ़ने लगी तो कंपनी में कर्मचारियों की डिमांड हुई। यहीं पर आपको मूल कॉन्सेप्ट समझना है कि जब कर्मचारी का वर्चस्व बढ़ने लगा कंपनी का, तो कंपनी में जो है कर्मचारी की डिमांड हुई। तो कंपनी का राजस्व इतना ज़्यादा आय होती थी, इतना व्यापार में लाभ था कि कंपनी के पदाधिकारी भी अच्छा मोटा लाभ कमाते थे। तो ब्रिटेन के जो पढ़े लिखे सुशिक्षित युवा थे, वो इस कंपनी पे जॉब करने के लिए आकर्षित हुए। तो वो जैसे आज युवाओं का IAS PCS
या सिविल सर्वेंट बनने का सपना है, उसी तरह इंग्लैंड के युवाओं का एक सपना हुआ करता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने के लिए वो एग्ज़ाम दे कर के आते थे, फिर वो इसी में व्यापार करते थे, राजाओं से खूब पुरस्कार प्राप्त करते थे, खूब बहुत सारा, जब यहाँ से जाते थे तो बहुत सारा धन कमा करके अपने देश जाते थे। तो वहाँ को लोग आश्चर्य में रहते थे कि इनका कितना आमदनी हुआ करती थी। तो धीरे धीरे कंपनी ने सोचा कि इस तरह तो बहुत भ्रष्टाचार होने लगा था कंपनी में। तो कंपनी ने स्वयं के कर्मचारियों को रेगुलेट करने के लिए सर्वप्रथम कानून बनाना शुरू किया। उनका प्रथम ध्येय था कि इस कंपनी को ही सुचारू रूप से चलाया जाए, नहीं कंपनी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग आप पढ़ना शुरू करते, फिर धीरे धीरे वो कंपनी में से कैसे भारत के लिए कानून बनाने लगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम सीधा नोट्स पर जाते हैं। अब कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। सर्वप्रथम ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इसको ध्यान रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो पहले बंगाल का केवल गवर्नर जनरल था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग को प्रथम बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस, इस नामों को याद रखें, यहीं से विकल्प बनेगा, फ्रांसिस क्लेवारिंग, मॉनसन और बॉरवेल, ये काउंसिल के सदस्य नियुक्त किए गए। परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यथा विदेश नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी के एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। अब हमें इस बिंदु को याद रखना है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के द्वारा ही 1974 में, यानी 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो 1974 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। कहाँ? कलकत्ता में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब यहीं पर स्टेटमेंट्स बना दिया जाएगा कि कहीं जैसे बना दिया गया कि सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। या तो इसी को थोड़ा इधर उधर क्रैक्स करके बना देगा, आप गुमराह हो जाएंगे। तो आगे क्या दिया कि 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को, मैंने जो कहा ना कि कंपनी के कर्मचारी इतने भ्रष्टाचार में लिप्त थे कि कंपनी का आर्थिक जो सिस्टम था वो चरमरा रहा था, तो इसके लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। तो कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंध किया गया। ये मूल पॉइंट है। इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट आया ही कि इसे मेंस में लिख सकते हैं आप, इस कंसेप्ट को मेंस में लिख सकते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट के आने के क्या अभिप्राय हो सकते थे, आपने विवेचना करें। तो आपको यही देना है कि कर्मचारियों में निजी व्यापार और भारतीयों से उपहार लेने के संदर्भ में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा था। इसी को रोकने के लिए कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित किया, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार तथा भारतीयों से उपहार लेने को प्रतिबंधित किया गया।
फिर धीरे धीरे इसमें आगे समय समय पर इस पर संशोधन भी किए गए। जैसे इसके बाद पिट्स पिट्स इंडिया एक्ट आया जो 1774 में आया। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक्करण किया गया। अब यहीं पर विकल्प बन सकता है कि सर्वप्रथम किस एक्ट के द्वारा कंपनी ने राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा। इस एक्ट में निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड की गठन किया गया। अब इसमें विकल्प कई प्रकार बन सकते हैं। जैसे विकल्प इस प्रकार बन सकते हैं कि व्यापारिक मामलों के अधीक्षण के लिए कौन मंडल था और राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए कौन सा संस्था कार्यरत थी। तो राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और कंपनी के व्यापारिक मामलों को हम लोग देखेंगे निर्देशक मंडल। ये निर्देशक मंडल है। निर्देशक मंडल व्यापारिक मामलों को देखता था और नियंत्रण बोर्ड जो है राजनीतिक मामलों को देखता था। फिर इसके बाद एक अधिनियम पारित हुआ 1786 अधिनियम। 1786 अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। इसमें क्या था कि जो कंपनी का गवर्नर जनरल था उसे इतना बांध दिया गया नियम बना करके, उसमें जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे कंपनी में उनमें उहापोह हो गई। तो उनके विरोध से कंपनी ने कुछ अपने नियमों में ढिलाई की। उसी कंपनी में जो ढीलापन किया गया उसी का परिणाम है कि 1786 के अधिनियम में ये गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि परिषद के निर्णय को निरस्त, परिषद जो बनाई गई, जो हमने ऊपर देखा था कि जो परिषद बनी थी जिसमें कितने लोग थे परिषद में हमने बनाया था कि एक वारेन हेस्टिंग था और फ्रांसिस क्लेवेरिज मॉनसन और वोरवेल, इस तरह करके सदस्य थे। तो इसको जो है उसकी जो सदस्य थे, सदस्य के वो बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं था। कौन? गवर्नर जनरल। उसने कहा कि उसको निरस्त करके उसको अधिकार प्रदान किया गया कि वो अपने निर्णय को निरस्त करके कुछ अथवा लागू करने के लिए, मतलब कि वो उनके निर्णय को, परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता है और कुछ नए नियम बना सकता है चलाने के लिए। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई। जो गवर्नर जनरल था, देखिए यहीं से कंपनी भारतीय राज्यों में हस्तक्षेप, भारतीय जो राजतंत्र था, छोटे छोटे राज थे, उसमें हस्तक्षेप करना शुरू की, क्योंकि गवर्नर जनरल को सेनापति का अतिरिक्त अधिकार शक्तियाँ प्रदान की गई। क्योंकि अगर परिषद के हिसाब से होगा तो उनका साम्राज्यवादी सोच साकार नहीं हो पाएगी। तो गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई ताकि वो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार, इसे आप ध्यान देखना, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार वो त्वरित निर्णय ले सके। और ये अनुशंसा जो की थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही प्रथम ऐसा अधिकार प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद 1793 का एक चार्टर एक्ट आया। इसके अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। अब हम यहाँ से देखेंगे कि 20-20 वर्ष में जो भी चार्टर एक्ट आएंगे या अधिनियम आएंगे वो 20-20 वर्ष के अंतराल में आएंगे। तो 1793 का जो चार्टर है उसी के अंतर्गत कंपनी के जो अधिकार थे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो अधिकार दिए गए कि वो परिषद की बातों, निर्णयों के को निरस्त कर सकता है और सैनिक के संदर्भ में वो प्रधान सेनापति है और कुछ अपने निर्णयों के माध्यम से वो कार्रवाई कर सकता है, उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 1813, इसके 1793 के 20 साल बाद
1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों को, पहली बार, ये देखिए थोड़ा सकारात्मक आपको लगेगा, भारतीयों पर शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए भारतीयों की शिक्षा के लिए खर्च करने के लिए उपबंध किया गया। तो ये चार्टर एक्ट 1813 के अंतर्गत है। कंपनी के व्यापार, भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, चार्टर्ड एक्ट 1813 के अंतर्गत। अब आपको यहाँ थोड़ा समझना है कंसेप्ट कि भारतीय व्यापार जो चल रहा था कंपनी का, उससे कंपनी को बहुत ज़्यादा, मुझे इस समय एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं है, लेकिन बहुत प्राचीन इतिहास में आप पढ़ेंगे जब, अरे वो आधुनिक इतिहास में, कि कंपनी का राजस्व कितना ज़्यादा था। तो कंपनी जब व्यापार पे एकाधिकार किए हुए थी तो बहुत सारे पूंजीपति जो ब्रिटेन के थे उनको टेंशन होने लगी। उन्होंने वहाँ के पार्लियामेंट में हंगामा किया, वहाँ के पूंजीपतियों ने हंगामा किया कि उनको भी कंपनी के अतिरिक्त व्यापार करने का अधिकार दिया जाए भारत से। तो ये जो उन्हीं के दबाव में 1813 का चार्टर एक्ट पास हुआ। इसमें भारतीयों के शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया और कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना कि यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। अब आपको यही पर क्रैक समझना है कि एकाधिकार समाप्त हो गया था तो इसमें क्या बचा था, तो ये चाय के साथ जो व्यापार चल रहा था चीन के साथ, चीन के साथ जो चाय का व्यापार था एकाधिकार, वो उस पर सिर्फ कंपनी का ही अभी भी अधिकार बना था, एकाधिकार। उसके बाद एक चार्टर एक्ट आया 1833 में, 20 साल बाद। इसके चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया। आपको यहीं से देखना है कि 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण के आधार पर सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। कभी कभी मेंस में, एग्जाम में, जीएस में पूछ लिया जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेज़ों की नीतियों ने कुछ सकारात्मक प्रभाव भी छोड़े हैं, इसके संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो आप सकारात्मक पहलुओं के संदर्भ में इन बिंदुओं को दिखा सकते हैं कि शिक्षा के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए, जो कि उस समय बहुत ज़्यादा पूंजी मान सकते हैं, जहां राजतंत्र में इतनी सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, तो उन्होंने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए भारतीय शिक्षा के लिए देना स्वीकार किया। और उन्होंने सबसे बड़ा जो यहाँ पर जो समाज जाति, धर्म, वंश, वर्ण के आधार पर विभाजित था, उनको दरकिनार करते हुए सभी को सिर्फ योग्यता के आधार पर यानी नौकरियों में रखने की वकालत की। और धर्म, जन्म स्थान, या आपका धर्म क्या है, आपका जन्म स्थान क्या है, आप वंश क्या है, जाति क्या है, वर्ण क्या है, इसके आधार पर आपको अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। और देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, मतलब कि पूरे शासन व्यवस्था को एक केंद्रीकरण कर लिया, सेंट्रलाइज कर दिया गया इस 1833 के एक्ट के द्वारा। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यहाँ पर देखें, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक है, ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। जो पूछा जाए कि भारत का गवर्नर जनरल, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक।
कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने थे। यानी व्यापार करने के लिए अब पूरी तरह से छूट दे दी गई, सभी लोग अपने स्वतंत्र रूप से व्यापार करें। इंग्लैंड के जो भी लोग हैं, अब कंपनी का केवल राजनीतिक कार्य करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य यानी चौथा सदस्य को शामिल किया गया और प्रथम कानूनी सदस्य के रूप में मैकाले को नियुक्त किया गया। अब यहाँ पर मेंस में सवाल बनता है कि मैकाले ने शिक्षा के लिए या मैकाले ने कानूनी संबंधित भारत में बहुत सारी सुधारों की आधारशिला रखी। इसके आलोक में मैकाले की विवेचना कीजिए, मैकाले को परिभाषित कर दिया, मैकाले के संदर्भ में विवेचना करिए। तो आपको मैकाले पर ध्यान देना है कि मैकाले क्या कर रहा है। तो सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य नियुक्त किया गया, तो जाहिर सी बात है कि मैकाले कानून बनाएगा के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव समाप्त किया गया कि योग्यता के आधार पर ही जो है नियुक्ति की जाएगी और इसके अलावा ना तो वर्ण के आधार पर, ना तो जाति के आधार पर, ना तो वर्ण के आधार पर नियुक्ति नहीं की जाएगी, बल्कि योग्यता के आधार पर नियुक्तियां होंगी। फिर इसके बाद चार्टर्ड एक्ट 1853 आता है, जो कि कंपनी के शासन का ये अंतिम चार्टर था। इसके बाद ब्रिटिश ताज 1857 की क्रांति होती है, फिर डायरेक्ट विक्टोरिया का शासन भारत पर चलता है। तो 1853 के चार्टर द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई कि जो विधायी होगी जो नियम बनाएगी और जो कार्य करेगी, यानी यहीं पर से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ही प्रादुर्भाव देखा जा सकता है, जो मैकाले की देन है। तो यहाँ पर से विधायी शक्तियाँ की नियम बनाने वाले कौन होंगे और उसको पालन करवाने वाले कौन होंगे, इनके कार्यों को पृथक पृथक कर दिया गया। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भारतीय एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। तो यहाँ पर आपको समझ पा रहे होंगे कि मैकाले कुछ प्रगतिशील कदम उठा रहा है। बाद में मैकाले को इसमें कुछ न कुछ संशोधन करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे दबाव उनको झेलने पड़ते हैं। अब हम इससे जो हमने पढ़ा है इससे संबंधित क्या प्रश्न बने हैं उसे हम देखेंगे। ये जो प्रश्न है, ये जो हाइलाइटर जैसे ये हाईलाइट है, तो ये सब प्रश्न बन चुके हैं, बशर्ते अभी हाल फिलहाल में जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं बार बार उस पर ही प्रश्न बने हैं। नहीं तो हम इतने प्रश्नों को देखें कि इतने पढ़ने के बाद इतना ही रिपीट हुआ है, तब तो ये भूल होगी। ये सारे बिंदु, एक एक बिंदु, जैसे प्रश्न बन सकता है कि विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत हुए, तो 1853। तो इसके एक एक लाइन से सवाल बन सकता है बहुविकल्पी। अब हम देखते हैं कि सवाल कैसे बनता है, इसको ही सिर्फ थोड़ा समझने के लिए हम विश्लेषण करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ये यूपी पीसीएस मेंस 2010 में आया। अब जाहिर सी बात है मेंस में आएगा, थोड़ा विस्तार से पूछा जाएगा कि किस एक्ट के द्वारा प्रथम न्यायालय की आधारशिला रखी गई, या तो न्यायालय ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उठाए गए न्यायिक क्षेत्र में कदम के बारे में विस्तार से चर्चा करें, तो इस तरह करके आए थे। लेकिन वो पूछ रहा था एग्जैक्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, कि 1773 के बारे में रेगुलेटिंग एक्ट ने क्या क्या किया। तो रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार उसने कंपनी में जो कर्मचारी थे उनको रेगुलेट करने के उद्देश्य से 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। उसमें न्यायालय भी था और उसमें जो है
उसके कार्यों को पृथक पृथक किया गया कि जो कंपनी का कार्य है वो अलग देखा जाएगा, और जो प्रशासनिक कार्य है वो अलग रहेगा, और जो राजनीतिक कार्य है उसके लिए अलग रहेगा। निदेशक मंडल जो है व्यापारिक कार्यों को देखेगा, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है राजनीतिक कार्यों को देखेगा। तो इसी की चर्चा हमको करना था, और इसमें इसका विश्लेषण किया गया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर देखिए नया इन्फॉर्मेशन आ रहा है। सर एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो हमें इस इन्फॉर्मेशन को भी देखना है, यहाँ से भी विकल्प बन सकता है कि प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो एलिजा एम्पे। अब हम अगले प्रश्न के ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, जो हमने पढ़ा है उसी में से जो रिपीटिशन बार बार हो रहा है उसको ध्यान से देखें कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा हुई। तो ये बात सही है। इसमें देखना देखिए बात को कैसे घुमा रहा है कि अगर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई, सिर्फ इतना लिख देता तो ये भी सही था, लेकिन इसने लिखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत के द्वारा हुई, तो ये भी सही है। फिर लिखा है लिमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अभी हमने पढ़ा है कि क्या पढ़ा था, एलिजा एम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर काम आ गई। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाएंगे। प्रश्न नंबर 3। देखिए यहाँ पर प्रश्नों को दूसरे पैटर्न बना दिया। जैसे प्रश्न को बनाया इस प्रकार से है कि कूट का सही मिलान करिए। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कहाँ हुई। तो हमने देखा था कि चार्टर्ड एक्ट 1800 ये पिट्स इंडिया एक्ट जो आया, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना क्या हुई, तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हमको 1873 का जो नियामक आया था इसके अंतर्गत हुई। तो इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति कब मिली, गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति कब हुई। तो ये जो हमने पढ़ा था इसी के अंतर्गत हम इसको समझेंगे। तो जैसे ये है कि नियामक अधिनियम 1773 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। पिट्स का भारत अधिनियम 1984 के अंतर्गत नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। और चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई, तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य को नियुक्ति करने से संबंधित है। हम देखते हैं कि प्रथम कानूनी सदस्य जो है मैकाले थे। तो ये सब चीज़ें हमको बारी एक एक पॉइंट देखना है। अब चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से किससे या किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 1813 चार्टर के अंतर्गत प्रथम बार 1 लाख रुपए भारतीय की शिक्षाओं पर खर्च करने का प्रावधान किया गया। और ये जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है और प्रचलित ये सब स्थापनाएं भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने के ही उद्देश्य से स्थापित की गई। इसका हम लोग विश्लेषण पढ़ेंगे, विश्लेषण से भी सवाल बनेंगे।
ये पूरी इन्फॉर्मेशन है, इसका एक एक बिंदु हमको रटना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। अंग्रेजी भाषा को इसलिए कंपनी ने बढ़ाया क्योंकि अंग्रेजी जानने वाले लोग उनके लिए ज़्यादा सुविधाजनक होंगे। मैकाले का ये मानना था कि जो लोग अंग्रेजी से शिक्षा ग्रहण करेंगे उनमें इंग्लैंड के प्रति और अंग्रेज़ों के प्रति और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति भावना उनके प्रति सकारात्मक रहेगी और वो उनकी सेवा बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जो काफ़ी हद तक सही भी रहा। तो उन्होंने जो पहले शिक्षा प्रणाली विकसित थी भारत में और जो ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली थी उसको हतोत्साहित किया, और पश्चिमी शिक्षा को उन्होंने प्रसार किया, अंग्रेजी भाषा से शिक्षा देना शुरू किया। 1813 के चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। देखिए, आधुनिक शिक्षा जो इंग्लिश शिक्षा है इसकी शुरुआत लॉर्ड मैकाले करता है, तो लॉर्ड मैकाले को ध्यान रखना है। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक 1828 से 1835 के शासनकाल में 7 मार्च 1853, इतनी डेट नहीं याद रखना है, को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी शिक्षा को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया। मतलब मैकाले का ये अनुशंसा थी कि भारत की उच्च शिक्षा पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम से दिया जाए, जिसको लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने पूरी तरह से मान लिया। आगे भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि H.T. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक के नेतृत्व करता थे। यहाँ से भी विकल्प बनते हैं कि भारतीय प्राच्य शिक्षा के समर्थक कौन थे, तो 3 नाम कोई और दे देगा, एक नाम H.T. प्रिंसेप का दे देगा। तो H.T. प्रिंसेप को याद रखना। H.T. प्रिंसेप को हम 1857 वो भारत की आज़ादी के संदर्भ में भी सुधारों के आलोक में इनको देखेंगे। इन्होंने नारी शिक्षा पर बहुत अच्छा काम किया है। अगले सवाल की ओर जाएंगे। अगला सवाल है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कि चाय के व्यापार को चीन के साथ इसको छोड़ करके व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो 1833 में हमको क्या 2 मुख्य मिलते हैं, एक तो एक कानूनी सलाहकार, 1 लाख रुपए भारत को शिक्षा के लिए खर्च, एक जो व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने थे। 1833 के बाद पूरी तरह से व्यापारिक कार्य को समाप्त कर दिया गया। अब 1833 के बाद कंपनी पूरी तरह से राजनीतिक कार्य करने लगी थी। राजस्व इकट्ठा करना और दूसरे के राज्यों में हड़प नीति आप पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें वो शुरू कर चुकी थी। दूसरे के रेजिडेंसियों में हस्तक्षेप करना, इस राजा को उस राजा से लड़ाना, ये सब चीज़ें शुरू कर दी थी, जिसमें 1857 की क्रांति होती है। आगे हम पढ़ेंगे। अगला एक सवाल है, इसे भी ले लेते हैं कि चार्टर्ड एक्ट
1813 के संबंध में 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय या व्यापार, देखिए वही सवाल बार बार बन के आ रहा है, ये IAS प्री 2019 में आया है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सब एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो ये सही 1813 में। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो ये बात सच है कि इसके बाद जब कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया गया तो ये कैसे समाप्त हुआ, ये वहाँ के पार्लियामेंट ने ये जो है दबाव बनाया कंपनी पर। अंत में एक वहाँ पर अधिनियम पारित हुआ जिसके अंतर्गत कंपनी का जो एकाधिकार था व्यापार पे वो समाप्त कर दिया गया। सभी ब्रिटेन वासियों को भारत में व्यापार करने की आज़ादी मिल गई। तो इससे क्या होता है कि ब्रिटिश क्राउन है उसकी संप्रभुता सुदृढ़ होती समझ में आ रही, यानी वहाँ की संप्रभुता सुदृढ़ है, तभी तो कंपनी के वर्चस्व को समाप्त करके सभी ब्रिटेन नागरिकों के लिए भारत में व्यापार करना सुलभ हो सका। तीसरा विकल्प है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश सांसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ये जो है नहीं सही, क्योंकि अभी भी जो राजस्व आता था वो कंपनी ही लेती थी, क्योंकि कंपनी का काम मल्टीपल हो चुका था, वो व्यापार ही नहीं कर रही थी बल्कि भारत में जो राजस्व उसीलने का काम कर रही थी और राजाओं के लिए सेना एकत्र कर रही थी। और सेना एकत्र का मतलब सेना का बंदोबस्त करती थी, उनसे पैसा लेती थी और किराए पर युद्ध वगैरह करती थी। मतलब बहुत सारे मल्टीपल काम शुरू कर दी थी, एक हिसाब से साम्राज्यवादी शक्तियों को विस्तार करना शुरू कर दी थी। अब इसे हम थोड़ा विश्लेषण पढ़ेंगे कि चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। इसके अलावा सब कुछ समाप्त कर दिया गया। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों का अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। मतलब ब्रिटिश कोई भी कंपनी ऐसा कदम नहीं उठा सकती कि ब्रिटिश के सांसद या ब्रिटिश के संप्रभुता के खिलाफ हो। इस प्रकार प्रश्नगत कथन 1 और 2 सही है, परंतु तीन नहीं सही। तीन क्यों नहीं सही? क्योंकि भारत का राजस्व 1858 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, यानी 1858 में लाया गया, जबकि ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ये 1858 के बाद की बातें हैं। अब हम एक प्रश्न और लेंगे, ये 7वां प्रश्न, कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो हम देखते हैं कि चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा भारतीयों को जो है 1833 की एक महत्वपूर्ण धारा 87, इसे भी आप रखेंगे, महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 था, जिसके में यह कहा गया कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशक्रम, वर्ण अथवा इसमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। अब हम देखेंगे कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत किस प्रकार से, अब हम ब्रिटिश ताज के शासनाधीश पारित अधिनियम, देखिए 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति ने ये संदेश दे दिया
कि भारतीयों पर शासन करना अब इतना आसान नहीं रह गया। अब उनको कुछ आमूल-चूल परिवर्तन करना था। अब उनको एक नया षड्यंत्रकारी सिस्टम बनाना था जिसके अंतर्गत भारतीयों पर शासन किया जा सके, क्योंकि भारतीय जो क्रांति हुई उसे वो भले ही महज एक सैनिक विद्रोह ठहरा दिए हों, लेकिन वो महान क्रांति थी जिस पे सभी वर्गों ने लगभग भाग लिया, जिसे भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की तरह ही देखता है। तो फिर उन्होंने ये महसूस किया कि अगर अब भारत पर शासन करना है, भारत पर साम्राज्यवादी शक्तियों को विस्तार करना है, तो भारत में कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे सिस्टम बनाना पड़ेगा कि वो एक दीर्घकालिक हो। तो इसके अंतर्गत वो क्या करते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति यहीं शुरुआत करते हैं। वो ऐसे नियम बनाते हैं जिसमें सांप्रदायिकता भी जन्म लेती है। वो ऐसे नियम बनाते हैं कि भारतीयों को तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं, उनकी बहुत सारे लोग शामिल हो जाएं उनके नियम कानून बनाने में, लेकिन वो वही विषय पर नियम कानून बनाए जिनका कोई प्रभाव न हो भारतीय जनमानस पर। तो इस तरह करके वो तुष्टीकरण करते हैं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, दलित इन सब को बांटने का प्रयास करते हैं और राजाओं के संदर्भ में तमाम तरह की नीतियाँ बनाते हैं। इसे हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये मोटी मोटा है कि इनका साम्राज्यवाद इसी तरह बढ़ता है। वो सांप्रदायिकता को बढ़ाते हैं, वो वर्ग के नाम पर, जात के नाम पर, इन सब के नाम पर एक दूसरे को बांटने का प्रयास करते हैं और तुष्टीकरण का प्रयास करके अपने काम को सिद्ध करते हैं। अब हम सीधा पढ़ते हैं कि 1857 क्रांति हुई, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत पर सीधे सीधे ब्रिटिश ताज का शासन हो गया। अब जो शासन भारत पर लागू हुआ वो विक्टोरिया यानी ब्रिटिश ताज के नाम पर वहाँ का एक प्रतिनिधि शासन देखता था। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम क्या हैं और किस प्रकार यहाँ उन्होंने भी संवैधानिक विकास में योगदान दिया। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1857 के बाद वहाँ की जो ब्रिटिश संसद है वो भारत शासन अधिनियम 1800, इसके पहले जो भी एक्ट पारित किए गए वो चार्टर एक्ट थे, वो भारत शासन अधिनियम नहीं थे। अब हम मोटी मोटा समझ सकते हैं कि अगर विकल्पों में थोड़ा बहुत अंतर था रहे तो 1857 के बाद जो भी पारित हुए वो भारत शब्द लगा था, भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा। जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना। देखिए, अप्रत्यक्ष नहीं, प्रत्यक्ष, कि वहाँ पर जो भी आदेश आता था सीधा किसको मिलता था, भारत के वायसराय को। भारत का वायसराय अपने मशीनरी के द्वारा उसको पालन करवाता था। तो प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज सचिव पद का सृजन हुआ। ये भारत के राज सचिव कौन होता था, जो ब्रिटिश की जो सांसद थी इसी में एक मंत्री टाइप में रहता था, वो भारत के मामले में देखता था। तो उसी को हम भारत के राज सचिव का पद सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी, कि भारत का सचिव देता था जो आदेश भारत के वायसराय को। भारत का वायसराय यहाँ जो कलेक्टर वगैरह हुआ करते थे मशीनरी से उसका पालन करवाता था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद थी का गठन किया गया। फिर इसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1961 पारित हुआ।
हमको उसमें मोटी मोटा इतना याद रखना है कि उसमें वायसराय का पद, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया, और भारत के राज सचिव का पद एक नया सृजन किया गया, और जो समिति बनी इसकी सहायता के लिए वो 15 सदस्य थी, 15 सदस्यों की वो समिति थी। फिर इसके बाद जो है जो पारित हुआ वो 1861 में पारित हुआ, भारत परिषद अधिनियम 1861। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। देखिए, अब जो कानून बनाने थे तो ये भारत के तुष्टीकरण की शुरुआत थी, क्योंकि उनको वो अधिकार नहीं दिया गया था जिससे भारतीय के जीवनों में या भारतीय के लोगों के जीवन स्तर में कोई सुधार आए, बशर्ते वो एक हिसाब से इंग्लैंड के साम्राज्यवादी शक्तियों को बढ़ाने का ही एक हथियार था। लेकिन यहाँ से भारतीयों की शुरुआत ये लोग करते हैं, कौन? 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। तो भारत परिषद 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम के द्वारा मद्रास एवं मुंबई के प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की शक्ति की शुरुआत हुई। देखिए, ये लोग समय समय पर, सबसे बड़ी इनकी खासियत यही है कि समय समय पर जैसे वक्त की मांग होती उसी तरह ये मशीनरी अपनी बना देते हैं। पहले इन्होंने क्या किया कि चार्टर एक्ट के माध्यम से केंद्रीकरण, जब इनको राज्य धीरे धीरे विस्तारित करना था तो इनको ये महसूस हुआ कि अगर केंद्रीकरण नहीं रहेगा, केंद्र मजबूत नहीं रहेगा, केंद्र के बातों को कोई मानेगा नहीं, सेंट्रलाइज नहीं रहेगा, पावरफुल सेंटर नहीं रहेगा, तो भारत में साम्राज्यवादी शक्तियों का विस्तार नहीं हो पाएगा। लेकिन जब भारतीय साम्राज्यवादी शक्तियाँ काफ़ी चरम स्तर पर पहुँच गई और उसे संभालना मुश्किल हो गया उस सिस्टम से, 1857 की क्रांति हो गई, तो इन्होंने महसूस किया कि कुछ कुछ अधिकार भारतीयों को भी देना चाहिए। तो ये लोग बम्बई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियाँ थी उनको पुनः, ये पुनः शब्द को ध्यान देना है, पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल के में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि, अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि वर्तमान शासन प्रणाली में राष्ट्रपति आपातकाल के समय अध्यादेश जारी कर सकता है, या तो जब शासन के सत्र न चल रहे हों तब जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। इसी तरह राज्यपाल, जब राज्य विधानसभाएं न चल रही हों तब राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो ये अध्यादेश का ये देखते हैं ना कि किस प्रकार संवैधानिक विकास हुआ, तो इसी तरह हम समझेंगे कि ये जो है जो 15 सदस्यीय समिति बनी, अब 15 समिति क्या निर्णय देती, क्या नहीं देती, त्वरित निर्णय लेना है, तो वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया, उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। फिर इसके बाद हमको देखना है भारत परिषद अधिनियम 1892। अब इसमें क्या विशेषता है कि 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, कि उसमें थोड़ा संख्या बढ़ाई गई और भारतीयों को शामिल किया गया। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों की वार्षिक बजट पर बहस करने उनको थोड़ा अधिकार भी दिया गया कि जो बजट पारित हो गई उस पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस देकर, 6 दिन किया पूर्व आप नोटिस देकर प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का तथा मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब यही है कि चर्चा आप कर सकते हैं, लेकिन आप मतदान करके जो लोग अतिरिक्त शामिल किए गए उनको इतना पावर नहीं दिया गया कि मतदान करके वो बिल को पास होने से रोक लें, बशर्ते ही कि वो प्रश्न पूछ सकते हैं
और जो बजट पास हो रहा है उस पर चर्चा कर सकते हैं, बस इतना अधिकार दिया गया। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है भारत परिषद अधिनियम 1892 में कि सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जा गया। मतलब यह है कि इसमें शिक्षा के आधार पर, धन के आधार पर और जमींदारी के आधार पर इस तरह के मतलब कुछ मानक थे, उनके आधार पर कुछ निर्वाचन पद्धति का एक शुरुआत हुई। उतने लोगों की एक संख्या होती थी, वही लोग चुनना शुरू किए। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण एक अधिनियम आता है भारत परिषद अधिनियम 1909। अब इस 1909 की खासियत क्या है? इसको मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। मार्ले भारत के राज सचिव थे और मिंटो भारत के वायसराय थे, तो इसीलिए इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है के नाम से जानते। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय को कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। मतलब जो कार्यकारी परिषद थी, जो एग्जीक्यूटिव पावर को कंट्रोल कर सकती थी, तो इसमें भारतीयों को भी प्रतिनिधि रूप में शामिल किया गया। और ये नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय हैं जिनको इसके अंतर्गत शामिल किया गया। इस अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दी गई। देखो, मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ 1909 में, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु निकल करके ये आया कि इसमें भारतीयों को भी प्रतिनिधि रूप में शामिल किया गया, जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हैं। और इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों में विवेचना करने, प्रस्ताव लाने तथा प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसके पहले जो आपने पढ़ा कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, बल्कि इसमें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन इसमें एक चीज़ और नई चीज़ जोड़ी गई, जहाँ से भारत की सांप्रदायिकता की शुरुआत होती है। क्या है कि इसमें पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यहीं से ही जो है सांप्रदायिकता का भारत के विभाजन की नींव पड़ती है। कहाँ? मार्ले मिंटो सुधार, भारत परिषद अधिनियम 1909। अब हमको मेंस में अगर प्रश्न आता है मेंस में कि सांप्रदायिकता भारत की जटिल समस्या है, इसके आलोक में विवेचना कीजिए, तो हमको यहाँ से प्रश्न उठाना चाहिए कि भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत अंग्रेज़ों के शासन प्रणाली की देन है। तो इसमें आप इसको दे सकते हैं कि भारत परिषद अधिनियम 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया, बाद में इसका विस्तार किया गया, ये भारत पर शासन अधिनियम 1909, इसको भी हम पढ़ेंगे। तो इसी की देन है कि भारत में विभाजन की खाई और भी बढ़ती गई। तो आगे जो फिर पारित हुआ भारत शासन अधिनियम 1919, इसमें क्या था? इसको मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसलिए कहा गया क्योंकि मॉन्टेस्क्यू उस समय भारत के राज सचिव थे, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, तो के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब अपनाई गई? तो 1919 के द्वारा। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। अब जो पहले मुस्लिमों के लिए सिर्फ निर्वाचन था सांप्रदायिकता के आधार पर, अब सिखों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। और इस अधिनियम देखिए यहीं से सांप्रदायिकता की नींव बन रही है। किस तरह विभाजन, बांटो और राज करो की सिस्टम को ये लोग फॉलो
विस्तार कर रहे हैं। तो इस अधिनियम के द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। मतलब जो लोकसभा राज्यसभा भारतीय संवैधानिक विकास कैसे हुआ इसी को हम समझ रहे हैं। तो हम समझ रहे हैं कि भारत में द्विसदनीय व्यवस्था की जो देन है वो उसकी शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1909 में से शुरू की गई और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली भी अपनाई गई। और इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र एवं राज्यों में बांट दिया गया। अब केंद्र एवं राज्यों में बांटने का मतलब ये है कि वर्तमान में हम जो लोग 3 सूचियां देखते हैं, केंद्र सूची और उसके बाद फिर राज्य सूची और फिर उसके बाद समवर्ती सूची। मतलब केंद्र सूची, स्टेट और राज्य सूची और उसके बाद समवर्ती सूची। ये जो 3 सूचियां हैं ये इसके बीच यहीं पर हैं भारत शासन अधिनियम 1909 में। तो यहाँ पर भारत शासन अधिनियम के द्वारा विषयों को जो विषय की किस विषय पर केंद्र नियम बनाएगी किस विषय में प्रांत बनाएंगे इसमें बांट दिया गया। आगे क्या है कि द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। जो केंद्रीय विधानमंडल थी वो समस्त ब्रिटिश भारत के लिए यानी पूरे भारतवर्ष के लिए जितना भी ब्रिटिश का आधिपत्य एरिया था उसके लिए वो कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। यानी द्वैत शासन प्रणाली। तो आप प्रश्न आ सकता है कि किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली आई। तो 1919 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली आई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में जो प्रांतीय विषय दिए गए थे उसको 2 भागों में बांटा गया। कुछ रिजर्व कर दिया गया, कुछ हस्तांतरित किया गया। कि मतलब राज्य कुछ दिया जाए कि इतने को तो राज्य बना ही सकती है और इतने को केंद्र हस्तांतरित कर सकता है, विषयों में बांट दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन यानी जो आज भी चुनाव में और बजट में और पार्लियामेंट में सरकारें बोला करती कि उत्तरदायी शासन, या हमारे भारत के नीति निर्देशक तत्वों में भी ये निर्दिष्ट है कि उत्तरदायी शासन होना चाहिए, जनउन्मुखी होना चाहिए। तो उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया किसमें? भारत शासन अधिनियम 1919। इसमें ये कहा गया कि इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद बताया गया कि जो 1919 में कानून बना उस पर बताया कि एक आयोग बनना चाहिए और 10 वर्ष बाद ये जो नियम बन रहा है उसके होने के 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। जो आयोग बनेगा उसका काम होगा कि क्या खामियां हैं, क्या सुधार होना चाहिए, इसमें और क्या परिमार्जन की ज़रूरत है, उस आयोग का काम था। तो फिर बाद में आगे पारित होता है भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 यही जो है भारतीय संविधान की वर्तमान भारतीय संविधान की आत्मा है सच कहो तो। क्योंकि जो संसदीय प्रणाली है भारत की संविधान के अधिकांश हिस्से इसी से आज भी प्रभावित हैं। और सबसे बड़ी मुख्य बात तो है कि भारत की संसदीय प्रणाली ही स्वयं इसी की देन ही है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही ब्रॉड था और इसमें काफ़ी अनुच्छेद थे, बहुत सारी अनुसूचियाँ थी और विस्तार था। मतलब पहले के जितने भी कानून थे उससे कई गुना थे। अब इसमें क्या क्या विशेषता इसको पढ़ेंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। इस अधिनियम के द्वारा
प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतों का द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया। भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अब इसी पर सवाल बन सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई। ये या तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं, तो भारत में मुद्रा एवं साख नियंत्रण के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए, देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो पहले मुस्लिमों को प्राप्त थी, फिर उसके बाद इसको सिखों, ईसाइयों, जैनियों, आंग्ल भारतीयों, ब्रिटेन के लोगों को इनको दिया गया। फिर इसका और विस्तार किया गया और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते इसे दलितों, महिलाओं और श्रमिकों इनको भी शामिल कर लिया गया। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा वर्मा को, देखिए यहाँ पे वर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो प्रांतों सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। दो भारत में नए प्रांत बने, सिंध और उड़ीसा, और वर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया गया। वो एक स्वतंत्र, मतलब एक अलग औपनिवेशिक देश बन गया, स्वतंत्र नहीं, अलग औपनिवेशिक देश बन गया। वो था इन्हीं की गुलाम। फिर इसके अंतर्गत ये हुआ कि फिर इसके अंतर्गत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। फिर इसके बाद सिर्फ एक ही स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। फिर तब से फिर हम संविधान संशोधन इत्यादि के बारे में समझेंगे। तो हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो कि 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। देखिए स्वतंत्र भी हुआ और संप्रभु भी हुआ। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन भारत और पाकिस्तान दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। जो ब्रिटिश शाही को भारत का सम्राट कहा गया उसे समाप्त कर दिया गया। अब हम इससे संबंधित कुछ सवालों को लेंगे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1992, इसके अंतर्गत भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। ये यूपीपीसी 2013 में आया था। अब इसको हम थोड़ा विश्लेषण पढ़ सकते हैं कि 1992 में भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार फिर भी नहीं दिया गया था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था, देखिए मैं जो चर्चा कर रहा था कि सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई। तो इसमें मार्ले मिंटो जो सुधार 1909 है, इसी के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई। फिर बाद में 1919 में और 1935 में से और भी बढ़ाया गया। अगले प्रश्न के ओर हम लोग जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इसे थोड़ा हम विस्तार से पढ़ेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1919 जिसे मार्ले मिंटो सुधार द्वारा कहा जाता है, ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अब तीसरा प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अभी हमने हाल में पढ़ा था कि 1935 के अंतर्गत की गई, जो कि इसमें 1935 कहीं नहीं है। अब इसको हम थोड़ा से विस्तार से इसका विश्लेषण पढ़ेंगे कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस केयर, यहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम संघीय न्यायालय की स्थापना के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस केयर। ये उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से भारत शासन अधिनियम 1935 कोई नहीं है, तो इसीलिए इस विकल्प में कोई नहीं है। चौथा प्रश्न क्या है कि भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1937 में। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ तो 1937 में ही न्यायालयों को संघीय न्यायालय बना दिया गया। अब अगला प्रश्न है कि भारत में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई? तो एक होता है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, एक होता है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। तो भारत शासन अधिनियम जो 1935 आई, इसने प्रांतों के द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र प्रदेश शासन प्रणाली की स्थापना की। इसे आगे हम विस्तार से पढ़ सकते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन, अब इसको हम देखें कि प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 वाले अधिनियम में था। तो प्रांतों में जो द्वैध शासन की शुरुआत हुई थी वो 1919 की देन है, और इसको समाप्त करके 1935 में जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। और जिसमें ये था कि केंद्र में द्वैध शासन का जब व्यवस्था हुई तो संघीय विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक रिजर्व और एक है ट्रांसफेरेबल सब्जेक्ट। एक जो आरक्षित है कि उस पर सिर्फ केंद्र ही नियम बना सकती है और राज्य नहीं बना सकते, और कुछ को राज्य पर हस्ताक्षरित भी किया जा सकता है। आगे हम 6वें प्रश्न पर जाएंगे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की? तो जाहिर सी बात है 1935 ने, और इसकी व्याख्या हम लोग देख चुके हैं। 7वां प्रश्न है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो 1919 में हम लोग अभी बाद में पढ़े हैं कि भारत प्रांतों के कार्यकारिणी एवं द्वैध शासन व्यवस्था, तो ये तो सही है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडली शुरुआत, ये भी सही है। केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्तियों का हस्तांतरण केंद्र द्वारा, तो ये भी सही है। मतलब 1 और 3। दूसरा, ये निर्वाचक मंडल की शुरुआत 1909 में होती है। ये 1919 में हमको जो सांप्रदायिक निर्वाचन है उसको और विस्तार से हम लोग देखते हैं। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं। व्याख्या कि भारत शासन अधिनियम 1919 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया, आरक्षित और हस्ताक्षरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उनकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों को उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और राज्यों के मध्य
केंद्र एवं राज्यों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषयों के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की बात है, वो 1909 के अधिनियम में कर दिया गया है। 1919 में अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही बल्कि सिखों और ईसाइयों, यूरोपियों ईसाइयों और एंग्लो इंडियनों के लिए विस्तार कर दिया गया था। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 ने ये प्रांतीय में द्वैत शासन की शुरुआत हुई, तो स्वायत्तता जाहिर सी बात ही आ जाएगी। तो भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत हम इसकी थोड़ा व्याख्या पढ़ सकते हैं कि व्याख्या है कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप में भारत सरकार अधिनियम 1919 से शुरू हुई, जिसे 1935 में भारत सरकार अधिनियम ने विस्तारित और स्थापित किया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस उत्तर का विकल्प सी माना, मतलब झारखंड में इसका उत्तर दूसरा मान रखा था। अब अगले प्रश्न को हम लोग लेंगे कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई, तो ये जो है 1919 में दो सदनी बनाई गई। 1919 के जो अधिनियम है उसमें हम क्या क्या देखते हैं, इसको विस्तार से थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए 1919 के भारत शासन सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन तथा राज्य परिषद, देखिए लोकसभा और राज्यसभा उस समय नहीं थे, ऊपरी सदन और राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट अवधि प्रथमता बैठक में 5 वर्ष कहलाता था। तथा इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष। जो निचली सभा थी उसकी प्रथम बैठक से अवधि कितनी थी? 3 से। यहीं से भी प्रश्न पूछ सकता है, कहलाता था। तब भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें कुल 140 सदस्य का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत थे, जिनमें से अधिकांश 26 सरकारी थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 निर्वाचित तथा शेष 27 मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले 143 थी, मतलब बढ़ाकर 143 कर दी गई, जो 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत तथा फिर 145 कर दी गई, जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक एक बराबर से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बराबर मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों से उन्हें निर्वाचित सदस्य संख्या में शामिल कर लिया जाता। देखिए इसे पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जिससे सवाल डायरेक्ट निकल जाता है। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? तो अभी हमने इसको पढ़ा है कि 1919 एक्ट। तो इसी को पूछने के तमाम तरीके हैं। यही है कि थोड़ा बिहार पीसीएस है या तो एमपी पीसीएस, ये थोड़ा डायरेक्ट पूछ लेते हैं। यूपी पीसीएस और यूपीएससी थोड़ा इसको घुमा करके पूछती है। अब हम अगले सवाल की ओर जाएंगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए
कि 1919 के मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार संस्तुत था। महिलाओं को अधिकार तो मैं तो समझता हूँ बहुत बाद में दिया गया है। फिर अगला विकल्प है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान था। और इसका दूसरा इसमें क्या है, तो इसमें बी केवल दूसरा सही है। इसमें हम व्याख्या में देख रहे हैं कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु वह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था। सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है कि 21 वर्ष ये सब बातें नहीं सही थी। उसमें कुछ को धन और शिक्षा और जो वहाँ के राजा थे इनके मतलब कुछ विशेष सीमाएं बनी थी, उन्हीं के अनुसार मताधिकार सीमित मताधिकार प्राप्त था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए। इससे पहले कोई आरक्षित नहीं थे, तो इसलिए बी ऑप्शन केवल दूसरा ही सही है। अब हम 12वें क्वेश्चन पर जाएंगे कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जो भारत में होनी थी। तो और फिर अगला विकल्प है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों को प्रतिशत यूरोपीय वासियों से अधिक था। तो ये जो है 1941 में, तो ये सी ऑप्शन सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। अब इसको हम थोड़ा से व्याख्या पढ़ेंगे कि भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा यानी ICS का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ तथा 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षाएं लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों को लगातार मांग के बावजूद यह भारतीय परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती थी। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप 1922 में ICS की परीक्षा भारत में भी आरंभ हुई। पहल इलाहाबाद में, बाद में दिल्ली में। देखिए इसे भी ध्यान देना कि पहल ICS की परीक्षा इलाहाबाद में हुई, फिर उसके बाद दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपीय वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक हो चुका था। तो ये कोटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1941 में भारतीयों का जो प्रशासनिक सेवा में भागीदारी थी वो यूरोप वासियों से काफ़ी अधिक थी। हम 13वें प्रश्न पर जाएंगे कि केंद्रीय विधान सभा के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। तो ये जो है सी। तो प्रश्नगत प्रश्न में 1926 और 1945 केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ है। अगला प्रश्न है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 में हुआ, क्योंकि 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका यानी केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन 1945 हुआ। उसके बाद तो भारत स्वतंत्रता
अधिनियम जो है पारित हुआ। ये आगे एक 15वां प्रश्न है कि भारत राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। हमने बताया ना कि जो वायसराय है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, तो जो राष्ट्रपति है वो वर्तमान में अध्यादेश जारी करता है जब संसद का सत्र नहीं चलता है या तो राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 1935 की ये जो देन है, इसको हम व्याख्या में पढ़ेंगे कि यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर को 1861 में, ये देखो यहाँ से 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद जो 123 है भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। तो ये डायरेक्ट मेंस में सवाल बना है कि भारत सरकार के अध्यादेश राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति की मूल प्रेरणा क्या है। तो भारत सरकार में जो राष्ट्रपति का पद है वो जो अध्यादेश जारी कर सकता है, उसके बीज 1861 में भारत परिषद अधिनियम में ही छिपा हुआ है, जहाँ पर वहाँ का जो गवर्नर जनरल है वो परिषद के अनुमति के बगैर भी अध्यादेश जारी कर सकता था। लेकिन भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 143 जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। अब ये 16वां प्रश्न है, MPPCS प्री 2017 में पूछा गया है। इसमें है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त हुआ। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत पारित हुआ, क्योंकि संवैधानिक निरंकुशता का मतलब है कि इन पर निरंकुशता, इस पर जो है अंकुश है, निरंकुश नहीं है, अंकुश लगा हुआ है, मतलब इस पर भी आप बॉन्ड। तो उत्तरदायी सरकार की शुरुआत कहाँ होती है, तो यही होती है जब 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित होता है। तो इसी के बारे में व्याख्या है कि भारत संविधान निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम है। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, देखिए 1935, इसको विस्तार देखिए, 1935 में जो अधिनियम पारित हुआ इसमें भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के संबंध और उनके मध्य जो है शक्तियों का किस तरह का विभाजन होगा, ये सब कहाँ से लिए गई है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। हम अगले प्रश्न के अंतर्गत देखेंगे कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किसमें उल्लेखित है। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1935 में ही जो 3 सूचियां बनी, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में ये प्रावधान है, इसकी व्याख्या हम देखेंगे कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित है। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया था, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात को संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ
का निर्माण तत्कालिक ब्रिटिश प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों को मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। जो अवशिष्ट शक्तियाँ थी वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। मतलब आज जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति जैसे गवर्नर जैसे राष्ट्रपति को अगर आप मान के चलते हैं तो गवर्नर राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त है, जो कि वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, यानी एक हिसाब से लोकसभा को प्राप्त है। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं इनमें से कौन नहीं है। देखिए ये शब्द को ध्यान देना, नहीं थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये तो है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को अवशिष्ट किए गए थे। ये जो है किसको अवशिष्ट किए गए थे, ये अभी हमने ये पढ़ा, ये गवर्नर जनरल को प्रदान किया गया था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया, ये भी सही है। तो यही गलत है, यही जो है कौन नहीं सही, यही नहीं सही, बी। अब इसकी व्याख्या देखने की ज़रूरत नहीं है। अगले प्रश्न है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, तो जाहिर सी बात है 1935 के अधिनियम द्वारा। 20वां प्रश्न है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान, ये भी 1935 के ही द्वारा होगा, ये 1935। अब हम अगले प्रश्न 21वें पर जाएंगे। इसके 21वें में कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था, तो ये भी 1935 ही है। और 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान की थी, प्रांतीय गवर्नर जनरलों को। ये गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की गई थी। ये हमने अभी पढ़ा था कि अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान है। और फिर 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। इसे ही ध्यान देना है कि अवयव नहीं है। तो देश के लिए एक लिखित संविधान ये है, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि ये भी है, एक संघ की योजना। अगले प्रश्न की ओर हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हम इस चैप्टर को समाप्त कर चुके हैं। अब अगला चैप्टर हमारे सामने जो होगा वो भारत का जो संविधान का जो निर्माण की प्रक्रिया है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, भारतीय संविधान कैसे बना, तो उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में।